नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम इमेल दुर्खाइम के दिए हुए जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उन पर बात करेंगे। जी। अब देखिए, दुर्खाइम ने सोशल फैक्ट, सुइसाइड, रिलीजन, सोसाइटी, इन सब पर बहुत जरूरी आइडियाज दिए हैं। दुर्खाइम के लिए ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा चीजें बनाने का तरीका नहीं था, जैसा कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट सोचते थे उस वक्त। हाँ, वो तो बस एफिशिएंसी देखते थे। एग्जैक्टली। दुर्खाइम ने कहा कि नहीं, ये समाज की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उससे कहीं ज्यादा गहरे में जुड़ा हुआ है। ये बात अपने आप में सोचने वाली है ना। बिल्कुल। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि स्पेशलाइजेशन मतलब अलग अलग काम करना बस एफिशिएंसी के लिए है, पर डर्कहाइम ने कहा नहीं, ये समाज की एक जरूरत है। और उन्होंने वो जो हर्बर्ट स्पेंसर जैसे कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे ना, हाँ, उनको भी चैलेंज किया। वो लोग मानते थे कि भाई मॉडर्न सोसाइटी बस लोगों के बीच फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स का नतीजा है। डुर्कहाइम का पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो स्पेशलाइजेशन बढ़ने के बाद आते हैं, वो उसका कारण नहीं है। अच्छा। और उन्होंने ये हैप्पीनेस वाली बात भी खारिज कर दी। मतलब कौन कह सकता है कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजी के साथ किसी पुरानी जनजाति के लोगों से ज्यादा खुश हैं? उनका जो कोर आइडिया था वो ये था, डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशल फिनोमिना है, तो इसकी जड़ें भी सोशल फैक्टर्स में ही मिलेंगी, कोई साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिक कारण नहीं। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि खुशी या सिर्फ पैसा कमाना ड्राइविंग फोर्स नहीं है डुर्कहाइम के हिसाब से। तो फिर वो सोशल फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को इतना बढ़ाया? डुर्कहाइम ने 3 मुख्य कारक बताए। पहला वॉल्यूम, यानी पॉपुलेशन का साइज, कितनी बड़ी आबादी है। ठीक है। दूसरा मटेरियल डेंसिटी, यानी एक दिए हुए एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी उन्होंने कहा तीसरा है मॉरल डेंसिटी। मॉरल डेंसिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लोगों के बीच इंटरैक्शन कितना है, कम्युनिकेशन कितना हो रहा है, और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भरता कितनी इंटेंस है। सोचिए, जैसे जैसे गांव से शहर बनते हैं, लोग नजदीक आते हैं, ये हुई मटेरियल डेंसिटी। हाँ। आबादी बढ़ती है, ये हुआ वॉल्यूम। पर असली बदलाव आता है जब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बढ़ता है, जब लोग ज्यादा मिलते जुलते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये है मॉरल डेंसिटी का बढ़ना। तब कंपटीशन भी बढ़ता है। अच्छा, तो डेंसिटी और इंटरैक्शन से कंपटीशन बढ़ जाता है, और फिर डिवीजन ऑफ लेबर उस कंपटीशन को मैनेज करने का, उसे संभालने का एक तरीका बन जाता है। मतलब झगड़ा कम करने के लिए सब अपना अपना अलग काम पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। डर्कहाइम ने इसे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल का एक पीसफुल सोल्यूशन कहा। सोचिए, जब सब लोग एक ही चीज के पीछे भागेंगे, मान लीजिए सब खेती ही कर रहे हैं, तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ, जमीन के लिए, पानी के लिए, सही। लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसान सब अलग अलग काम करने लगे, तो जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो कम हो जाता है, और वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। डॉक्टर को किसान के अनाज की जरूरत है, किसान को डॉक्टर की। यहीं से डर्कहाइम 2 तरह की सोशल सॉलिडारिटी यानी सामाजिक जुड़ाव या एकता की बात करते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, हाँ, ये तो यूपीएससी सोशियोलॉजी के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी कैसी होती है, किन समाजों में मिलती है? जैसे होते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे वैल्यूज मानते हैं, एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं। जैसे पुराने जमाने के गांव या कोई जनजाति। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियंस यानी समाज की जो सामूहिक चेतना, सोच और भावनाएं हैं, वो इतनी हावी होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि इंडिविजुअल की अपनी पहचान उसमें लगभग घुल मिल जाती है। यहाँ कानून भी अलग तरह का होता है, रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ मतलब दमनकारी। हाँ, मतलब सजा देने वाला। कोई अपराध होता है तो उसे सिर्फ पीड़ित के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज पर, कलेक्टिव कॉन्शियंस पर हमला माना जाता है। और सजा बहुत कठोर होती है, पब्लिक में दी जा सकती है, ताकि वो जो कलेक्टिव फीलिंग है उसकी ताकत दिखे। डर्कहाइम का वो मशहूर कथन है ना, कोई काम इसलिए क्रिमिनल नहीं है कि समाज उसे गलत कहता है, बल्कि समाज उसे गलत कहता है इसीलिए वो क्रिमिनल है। क्राइम कलेक्टिव कॉन्शियस को ऑफेंड करता है। समझ गई। मतलब समाज की एकता को बनाए रखने के लिए, कलेक्टिव वैल्यूज को असर्ट करने के लिए कठोर सजा जरूरी है। और फिर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये तो फिर बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। हाँ, काफी हद तक। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न, जटिल, बड़े समाजों की खासियत है। यहाँ समाज सिमिलैरिटी से नहीं, बल्कि डिफरेंसेस से, विभिन्नता से जुड़ता है। बढ़ता हुआ डिवीजन ऑफ लेबर
लोगों को फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट बनाता है। जैसे आज का शहरी जीवन, हम अपने हर जरूरत के लिए कितने अलग अलग लोगों पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, खाना उगाने वाले किसान से लेकर वो खाना दुकान तक लाने वाले ट्रांसपोर्टर, फिर बेचने वाले दुकानदार और शायद घर तक डिलीवरी करने वाले लड़के तक। सोचिए कितनी लंबी चेन है। यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियस थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता है, लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और रिश्ते ज्यादातर फंक्शनल या कह लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाते हैं। और यहाँ कानून वो भी बदलता होगा। हाँ, यहाँ कानून रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है। इसका मकसद सजा देना कम और चीजों को वापस ठीक करना, रिस्टोर करना ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे हर्जाना देना पड़ता है ताकि जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इसके लिए खास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदालतें, ट्रिब्यूनल्स वगैरह। लेकिन क्या डर्कहाइम ये मानते थे कि ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है ये हमेशा परफेक्टली काम करती है? मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो बहुत समस्याएं थीं, उनके समय में भी और आज भी हैं। बिल्कुल, डर्कहाइम कोई यूटोपियन थिंकर नहीं थे, वो रियलिस्ट थे। उन्होंने माना कि ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का रूप हमने डिस्कस किया वो नॉर्मल या हेल्दी स्टेट है, एक आदर्श है, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो समस्याएं थीं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन्हें उन्होंने एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर कहा। एबनॉर्मल फॉर्म्स ये क्या थी? यहाँ उन्होंने मुख्य रूप से दो प्रॉब्लम्स बताई। पहली है अनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर। अनॉमी का मतलब है एक तरह की नॉर्मलेसनेस, यानी नियमों या मॉरल रेगुलेशन की कमी या उनका अस्पष्ट होना। जब इकोनॉमिक लाइफ में, खासकर इंडस्ट्री में, कोई क्लियर रूल्स, एथिक्स, लिमिट्स ना हो तो एक तरह का केओस, एक अनरेगुलेटेड कंपटीशन पैदा होता है। अच्छा, मालिकों और मजदूरों के बीच जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसी का नतीजा है डर्कहाइम के अनुसार। क्योंकि कोई साझा नैतिक आधार नहीं है तो दोनों पक्षों की इच्छाएं, उनकी एस्पिरेशंस बेलगाम हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं। अनॉमी ये शब्द तो आज भी सोशियोलॉजी में बहुत इस्तेमाल होता है। डर्कहाइम ने इसका हल क्या सुझाया? क्या सिर्फ सरकार कानून बना दे? नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के कानून बना देने से ये ठीक नहीं होगा। ये रेगुलेशन ज्यादा ऑर्गेनिक होना चाहिए। जरूरी है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे वकीलों की बार काउंसिल होती है या डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं। ये संस्थाएं अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स तय करें, उनके काम को रेगुलेट करें और स्टेट के साथ मिलकर काम करें। एक तरह का गिल्ड सोशलिज्म जैसा आइडिया था ये, जहां ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुप्स समाज में मॉरल ऑर्डर लाने में मदद करें। इंटरेस्टिंग। और दूसरी एबनॉर्मल फॉर्म क्या थी? दूसरी थी फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती काम करवाना, जैसे बंधुआ मजदूरी। हाँ, पर यहाँ फोर्स्ड का मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स से नहीं है, बल्कि अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स के दबाव से है। जब समाज में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा हो कि लोगों को उनकी एबिलिटी, उनकी मेरिट, उनकी प्रतिभा के हिसाब से काम या पोजीशन ना मिले, बल्कि जन्म, जाति, लिंग या इनहेरिटेड वेल्थ यानी विरासत में मिली दौलत के आधार पर मिले, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर फोर्स्ड कहलाता है। अच्छा, मतलब नियमों की कमी नहीं है जैसे एनोमी में था, बल्कि नियम गलत है, अनफेयर है। बिल्कुल, यहाँ नियम तो हैं, पर वो फेयरनेस पर आधारित नहीं है। वो जबरदस्ती एक स्ट्रक्चर थोपते हैं जहां कुछ लोगों को उनकी काबिलियत ना होते हुए भी फायदे मिलते हैं और कुछ काबिल लोगों को मौके नहीं मिलते। इससे लोगों में जबरदस्त रिजेंटमेंट, गुस्सा, अन्याय की भावना पैदा होती है। डर्कहाइम ने यहीं पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की। उन्होंने कहा कि असली हेल्दी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तभी बन सकती है जब समाज में बाहरी आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज खत्म हो और सबको अपनी काबिलियत दिखाने का बराबर मौका मिले, जिसे हम आज मेरिटोक्रेसी कहते हैं। तो डर्कहाइम ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, बल्कि वो अपने समय के समाज की समस्याओं को समझ रहे थे और उनके सॉल्यूशंस पर भी सोच रहे थे। ये बहुत रेलेवेंट लगता है आज भी। उनके बाद क्या इस पर और काम हुआ? किसी ने उनके आइडियाज को आगे बढ़ाया? हाँ, काफी हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में एल्टन मेयो की जो मशहूर हॉथॉर्न स्टडीज थीं 1920s-30s में, उन्होंने पाया कि फैक्ट्री में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी सिर्फ फिजिकल कंडीशंस या पैसों से ही नहीं बढ़ती। अच्छा, तो किससे बढ़ती है? बल्कि वर्कर्स के आपस की जो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके आपसी रिश्ते, उनके एटीट्यूड्स। मायो ने इसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ एसोसिएशन कहा। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं डर्कहाइम की सोशल सॉलिडारिटी की इंपॉर्टेंस को ही दिखाता है, वर्क प्लेस के माइक्रो लेवल पर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब काम की जगह पर भी वो जो सोशल कनेक्शंस है वो बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ तनख्वाह नहीं। बिल्कुल,
और फिर बाद में हैरोल्ड विलिंस्की जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने 1960s में दिखाया कि कैसे एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल करियर पाथ लोगों को कम्युनिटी लाइफ से बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करता है। जिनका करियर ऑर्डरली होता है, मतलब एक स्पष्ट रास्ता होता है आगे बढ़ने का, वो समाज से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक अच्छा करियर सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए नहीं बल्कि सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी जरूरी है। हाँ, विलेंस्की का काम यही दिखाता है। ये दिखाता है कि दुर्खाइम की ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जहां स्पेशलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस है, वो असल जिंदगी में कैसे काम करती है। ये लोगों को स्ट्रक्चर और बिलोंगिंग दोनों देती है। और इसी तरह के काम से सोशियोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस का पूरा फील्ड डेवलप हुआ, जो आज भी बहुत एक्टिव है। वाकई। तो दुर्खाइम का ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत है, ये सिर्फ काम के बंटवारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के जुड़ाव के तरीके, नियमों की भूमिका, फेयरनेस का सवाल और यहाँ तक कि हमारे काम करने की जगहों के अंदर की डायनामिक्स को भी समझने की एक बहुत पावरफुल लेंस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 2021 यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल परीक्षा में पूछे गए एक पिछले वर्ष के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये ईमेल डर्कहाइम के श्रम विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की अवधारणा पर आधारित था। हाँ। सवाल ये था कि क्या दुर्खाइम का ये सिद्धांत आज के संदर्भ में मतलब आज की दुनिया में रेलेवेंट है। चलो इसे समझते हैं जरा। हाँ, ये सोशियोलॉजी की आप कह सकते हैं बुनियाद है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। डर्कहाइम ने अपनी क्लासिक किताब द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में आई थी, उसमें बताया था कि समाज कैसे सरल से जटिल बनते हैं। अच्छा। और कैसे सामाजिक एकजुटता मतलब सोशल कोहिजन का आधार बदलता है। पहले थी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, हाँ, वो समानता वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सिमिलैरिटी पर आधारित। सोचिए पुराने वक्त के गांव जहां ज्यादातर लोग एक जैसा जीवन जीते थे, एक जैसी मान्यताएं थी उनकी, है ना। हाँ, मतलब एक बहुत मजबूत कलेक्टिव कॉन्शियस था, समूह की सोच हावी थी व्यक्ति पर। और कानून भी रिप्रेसिव था, गलती की तो सजा मिलती थी ताकि ग्रुप नॉर्म्स बने रहें। एग्जैक्टली। फिर आई ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जो आज के आधुनिक औद्योगिक समाजों की पहचान है। हाँ, मॉडर्न सोसाइटीज वाली। ये बढ़ती स्पेशलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस पर आधारित है। जैसे जैसे काम बटा, लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते गए। डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हर कोई अलग काम कर रहा है। और इसी वजह से हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये जो निर्भरता है ना, यही समाज को बांधे रखती है। और यहाँ कानून भी बदल गया। अब रेस्टिट्यूटिव होता है, मतलब सुधार पर जोर, नुकसान की भरपाई पर, सजा पर उतना नहीं। बिल्कुल। और ये बदलाव आया क्यों? दुर्खाइम ने कहा डायनामिक डेंसिटी बढ़ने से। डायनामिक डेंसिटी ये क्या है? मतलब लोगों के बीच इंटरैक्शन बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना। उससे क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा। अच्छा, कंपटीशन। हाँ, और फिर लोगों ने स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया ताकि वो टिके रह सकें, सरवाइव कर सकें। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 1893 का सिद्धांत आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में भी उतना ही फिट बैठता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। काफी हद तक बैठता है, पर कुछ कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस के साथ। देखिए, ग्लोबलाइजेशन को ही लीजिए, ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। एक स्मार्टफोन बनाने में ही देख लीजिए, कितने देशों के पुर्जे लगते हैं, असेंबली कहीं और होती है, सॉफ्टवेयर कहीं और बनता है। सही बात है। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, ये तो दुर्खाइम की ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का जीता जागता सबूत है। फाइनेंशियल मार्केट्स, एकेडमिक रिसर्च, सब कुछ विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ है। और प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। मेडिसिन में ही देख लीजिए, पहले एक फैमिली डॉक्टर होते थे, आज हर अंग के लिए अलग स्पेशलिस्ट है। हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। और इंजीनियरिंग या आईटी में तो पूछिए ही मत, कितनी सब स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल। और शहरों का स्ट्रक्चर भी तो यही दिखाता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट अलग, रेजिडेंशियल अलग, इंडस्ट्रियल जोन अलग, सब फंक्शनली इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना? दुर्खाइम के टाइम में इंटरनेट कहाँ था? ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, हाँ, ये बड़ा बदलाव है। इसने सॉलिडेरिटी के नए फॉर्म्स बना दिए हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज, सोशल मीडिया ग्रुप्स, रिमोट वर्क। यहाँ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं है। तो क्या ये एक नई तरह की सॉलिडेरिटी है? हो सकता है, शायद एक तरह की हाइब्रिड सॉलिडेरिटी कह सकते हैं इसे, जहां ऑनलाइन दुनिया में आपको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी दिखती है, मतलब साझा हितों, शेयर इंटरेस्ट के आधार पर लोग जुड़ते हैं। अच्छा। जैसे किसी फैन क्लब में या किसी गेमिंग कम्युनिटी में। हाँ,
और ऑफलाइन दुनिया में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी चलती रहती है, जो इकोनॉमिक नेटवर्क्स और इंटरडिपेंडेंस पर आधारित है। ये दोनों साथ साथ चल रही है। ये दिलचस्प है। और आज की पोस्ट इंडस्ट्रियल या नॉलेज इकोनॉमी का क्या, जहां गिग वर्कर्स हैं, एप्ट बेस्ड डिलीवरी वाले, फ्रीलांसर्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, इनका बोलबाला है? हाँ, ये पारंपरिक डिवीजन ऑफ लेबर के आइडिया को थोड़ा ब्लर करता है। एक व्यक्ति कई भूमिकाएं निभा रहा है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। और मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में तो ये और भी कॉम्प्लेक्स है। लोग एक साथ कई तरह की पहचान रखते हैं, है ना? उनकी प्रोफेशनल सॉलिडारिटी भी है, एथनिक भी है, रिलीजियस भी है। ये सब एक साथ चल रहा है। ये दुर्खीम के ओरिजिनल मॉडल से काफी अलग और ज्यादा जटिल है। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ चुनौतियां भी हैं। दुर्खीम ने सोचा था कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ने से एनोमी, मतलब एक तरह की नॉर्मलेसनेस या दिशाहीनता कम होगी। हाँ, कि लोग ज्यादा इंटीग्रेटेड महसूस करेंगे। पर आज भी हम देखते हैं सोशल आइसोलेशन, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, मॉरल कंफ्यूजन, ये सब बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। खासकर तेजी से बदलते शहरी माहौल में। तो क्या सॉलिडारिटी वाकई बढ़ी है उस तरह से? और एक बड़ा सवाल, क्या दुर्खीम ने पावर और कॉन्फ्लिक्ट, खासकर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के असर को अंडर एस्टिमेट किया? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिक है। मार्क्सिस्ट नजरिया तो यही कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर असल में सच्ची सॉलिडारिटी नहीं बल्कि एलियनेशन पैदा करता है। मतलब वर्कर का अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से और दूसरे वर्करों से अलगाव, और एक्सप्लॉयटेशन भी। क्या ये बारीक स्पेशलाइजेशन मजदूरों को और वल्नरेबल नहीं बनाता? उनकी बार्गेनिंग पावर कम नहीं होती? और कॉर्पोरेट पावर का क्या, वो कैसे इस डिवीजन ऑफ लेबर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है? बिल्कुल सही पॉइंट है। और फिर एनवायरनमेंट का मुद्दा, क्या ये अंधहीन स्पेशलाइजेशन और इसके साथ आने वाला मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन, क्या ये टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट, ये सब कहीं न कहीं इसी मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर के ही तो नतीजे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, ऑटोमेशन, एआई, ये तो मानव स्पेशलाइजेशन की पूरी धारणा को ही चैलेंज कर रहे हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट का डर, स्किल्स का पुराना पड़ जाना, ये नई चिंता है जो दुर्खीम के समय में नहीं थी। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद कुल मिलाकर क्या कहें, क्या दुर्खीम का सिद्धांत रेलेवेंट है या नहीं? देखिए, मैं कहूंगा कि ये कंडीशनली रेलेवेंट है। मतलब हाँ, प्रासंगिक है, लेकिन शर्तों के साथ। अच्छा, शर्तों के साथ। हाँ, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखने में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, अर्बन लाइफ में उनके इनसाइट्स आज भी लागू होते हैं। ये सब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दिखाते हैं। कोविड-19 ने तो हमारी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को बिल्कुल साफ कर दिया है ना? हाँ, वो तो था। एक जगह कुछ हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। तो वो इंटरडिपेंडेंस वाली बात तो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन इसे जस का तस लागू नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं। हमें कल्चरल डाइवर्सिटी, पावर रिलेशंस, एनवायरमेंटल लिमिट्स और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजिकल चेंज को ध्यान में रखना होगा। आज सॉलिडारिटी के मल्टीपल ओवरलैपिंग फॉर्म्स हैं। ये कोई सीधी लाइन नहीं है मैकेनिकल से ऑर्गेनिक तक की। मतलब आज की हकीकत ज्यादा मिली जुली है। एग्जैक्टली। इसीलिए कंटेम्पररी थिंकर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैनुअल कैस्टेल्स ने नेटवर्क सोसाइटी की बात की, जहां पहचान और जुड़ाव डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्लोज से बन रहे हैं। उल्रिक बेक ने रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, जहां क्लाइमेट चेंज या पैंडेमिक जैसे साझा खतरे, शेयर्ड रिस्क, नई तरह की ग्लोबल सॉलिडारिटी पैदा करते हैं, भले ही वो डर पर आधारित हों। अच्छा। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने इमोशनल लेबर और केयर वर्क के अनदेखे विभाजन को उजागर किया है, जो अक्सर महिलाएं करती हैं और जिसे गिना नहीं जाता। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं कि कैसे ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर आज भी पुरानी कॉलोनियल असमानताओं को बनाए रखता है। तो दुर्खीम का काम एक नींव की तरह है, फंडामेंटल है, लेकिन इमारत तो आज के मटेरियल और आज की जरूरतों के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी ना। मूल बात यह है कि जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, सॉलिडारिटी को लगातार रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, भले ही उसके तरीके बदलते रहें। बिल्कुल। तो ये चर्चा दिखाती है कि कैसे क्लासिक सिद्धांत आज भी हमें अपनी दुनिया समझने में मदद कर सकता है, बशर्त यह है कि हम उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट करें, उसे क्रिटिकली देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एमिल डर्कहाइम के सोशल फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर। ये सोशियोलॉजी की दुनिया में डर्कहाइम का एक बहुत ही फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसने सोशियोलॉजी को एक अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह एस्टैब्लिश करने में, आप कह सकती हैं, नींव का काम किया। सही। सोशल फैक्ट्स बेसिकली क्या है?
समाज में सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के वो तरीके जो हमसे बाहर हैं। बाहर है। हाँ, हमसे बाहर है और हम पर एक तरह का प्रेशर डालते हैं और ये पूरी सोसाइटी में फैले होते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल चीजें नहीं है, ये सोसाइटल फोर्सेस हैं। ओके, तो जब आप कहती हैं कि ये हमसे बाहर हैं, मतलब एक्सटर्नैलिटी, हाँ। इसका असल मतलब क्या हुआ? क्योंकि लगता तो है कि हमारे विचार, हमारे काम हमारे अपने हैं। अच्छा पॉइंट है। देखिए, एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि ये चीजें हमारे पैदा होने से पहले से मौजूद थीं और हमारे जाने के बाद भी रहेंगी। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, भाषा। भाषा, हाँ। हम पैदा होते हैं तो हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा, वो तो पहले से एग्जिस्ट करती है ना। उसका ग्रामर, उसके रूल्स सब पहले से तय हैं। हाँ, वो तो है। हम उसे सीखते हैं, हम उसे बनाते नहीं हैं। वो समाज की धरोहर है, किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं। ये है एक्सटर्नैलिटी। समझ गया। अच्छा, और दूसरा एस्पेक्ट था कंस्ट्रेंट या दबाव। ये थोड़ा मतलब सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। क्या ये हमेशा सजा का डर या ऐसा कुछ होता है? नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि ये सोशल फैक्ट्स हमें गाइड करते हैं, एक तरह से एक दायरे में रखते हैं। अच्छा। अब ये लीगल हो सकता है, जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो चालान कटेगा, ये एक डायरेक्ट कंस्ट्रेंट है। हाँ। ये मॉरल भी हो सकता है। सोचिए, आप किसी पूजा में बिना नहाए चले गए तो कोई कानून तो नहीं टूटेगा, पर लोग क्या कहेंगे? वो जो एक डिसअप्रूवल वाला प्रेशर होता है ना, हाँ, वो महसूस होता है, बिल्कुल। वो भी कंस्ट्रेंट है। या फिर प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं और आप रोज एकदम बीच वेयर पहनकर जाने लगे। हाँ। तो शायद सीधे तौर पे कुछ ना हो, पर हो सकता है आपकी प्रमोशन रुक जाए या आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर रखा जाए। तो ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है। जब भी हम किसी सोशल नॉर्म के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तभी रेजिस्टेंस, ये दबाव महसूस होता है। सही कहा। जैसे आजकल भी कई परिवारों में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज पर जो एक रेजिस्टेंस आता है, वो एक बहुत पावरफुल सोशल कंस्ट्रेंट है, दिखता भले ना हो। एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट है जेनरलिटी। हाँ। मतलब ये चीजें पूरी सोसाइटी में फैली होती हैं। हाँ। ये किसी एक इंसान की आदत या सोच नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव फिनोमिनन है। जैसे शादी के रीति रिवाज। हाँ। अब देखिए, हर शादी थोड़ी बहुत अलग होती है, पर्सनल टचेस होते हैं, लेकिन फिर भी एक पैटर्न तो होता है ना। हल्दी, संगीत, फेरे या निकाह या चर्च की सेरेमनी। हाँ, एक स्ट्रक्चर तो होता है। हाँ, वो जो कॉमन पैटर्न है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वो दिखाता है कि ये पर्सनल चॉइस से ज्यादा एक सोसाइटल टेम्पलेट है। ये है जेनरलिटी। इंटरेस्टिंग। दुर्खाइम ने इन्हें समझने के लिए कैटेगरीज में भी बांटा था, है ना? कुछ मटेरियल और नॉन मटेरियल करके। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 2 मेन टाइप्स बताए। पहला, मटेरियल सोशल फैक्ट्स। मटेरियल मतलब वो जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सोसाइटी का जो टेंजिबल स्ट्रक्चर है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है किसी इलाके में। अच्छा। शहर कैसे बसे हुए हैं, उनका लेआउट क्या है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सड़कें, रेलवे लाइन, इंटरनेट केबल्स, टेक्नोलॉजी जैसे फैक्ट्रीज या कंप्यूटर्स, कानून की किताबें, ये सब मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं। जैसे पुराने जमाने में गांव में वो जो जातियों के हिसाब से अलग अलग मोहल्ले बसे होते थे, वो भी मटेरियल सोशल फैक्ट हुआ। बिल्कुल। वो फिजिकल सेग्रीगेशन, वो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखता था, वो एक बहुत साफ मटेरियल सोशल फैक्ट था। और दूसरा टाइप नॉन मटेरियल, ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। हाँ, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स सोसाइटी के आइडिएशनल पहलू हैं। हमारे बिलीफ्स, हमारी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, ये दिखते नहीं हैं, पर इनका असर शायद मटेरियल से भी ज्यादा गहरा होता है। जैसे देशभक्ति की भावना, ये दिखती नहीं है पर लोगों को मोबिलाइज कर सकती है। या ईमानदारी एक वैल्यू है। या फिर भारतीय समाज में देखें तो प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। सदियों तक इसने खान पान, रिचुअल, सोशल इंटरेक्शंस सब कुछ गवर्न किया है। ये हमारे दिमाग में बसे हुए सॉफ्टवेयर की तरह है। और यहीं से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आइडिया भी जुड़ता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी समाज की एक तरह से मिलेजुली चेतना या सोच। हाँ, आप कह सकती हैं समाज के जो कॉमन बिलीफ्स हैं, जो कॉमन सेंटिमेंट्स हैं, उनका टोटल सम। ये एक तरह की मॉरल फोर्स है जो लोगों को आपस में जोड़ती भी है और उन्हें गाइड और कंट्रोल भी करती है। ये कब दिखाई देती है ज्यादा?
ये नेशनल इमरजेंसीज के समय दिखती है या बड़े सेलिब्रेशंस के दौरान, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाए, हाँ. तो सड़कों पर जो लोग स्पॉन्टेनियस तरीके से निकल आते हैं, वो जो एक कलेक्टिव खुशी महसूस होती है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। या फिर किसी नेशनल ट्रेजेडी के समय जो एक साथ दुख साझा होता है। सही। ये दिखाता है कि हम इंडिविजुअल होकर भी एक लार्जर सोशल होल का हिस्सा हैं, और ये भावनाएं हमारे अंदर बसे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट से ही उपजती हैं। और दुर्खाइम का तरीका भी इन्हें स्टडी करने का बड़ा यूनिक था। उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट्स को चीजों की तरह देखो। इसका क्या मतलब था? बिल्कुल, उनका कहना था कि हमें सोशल फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह स्टडी करना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट किसी पत्थर या पौधे को स्टडी करता है बाहर से, ऑब्जेक्टिवली, अपनी पर्सनल फीलिंग्स या बायसेस को हटाकर। अच्छा। इसीलिए उन्होंने सुसाइड रेट्स को स्टडी किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने सुसाइड क्यों किया, उसकी साइकोलॉजी क्या थी, बल्कि उन्होंने आंकड़े देखे कि किस समाज में, किस ग्रुप में, जैसे धर्म, मैरिटल स्टेटस, इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर सुसाइड रेट्स ज्यादा या कम है। मतलब पैटर्न्स ढूंढे उन्होंने। एग्जैक्टली। उन्होंने पैटर्न्स ढूंढे और ये समझने की कोशिश की कि कौन से सोशल फैक्टर्स इन रेट्स पर असर डाल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और कंपैरेटिव मेथड का बहुत इस्तेमाल किया। सोशियोलॉजी को एक ऑब्जेक्टिव साइंस बनाने की कोशिश थी ये। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सोशल फैक्ट्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये आज भी रेलेवेंट है? मतलब आज की दुनिया में? अरे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से। सोचिए ना, डिजिटल सोशल फैक्ट्स। डिजिटल सोशल फैक्ट्स, ये क्या है? सोशल मीडिया के नॉर्म्स, ऑनलाइन ट्रेंड्स, ये जो एल्गोरिदम्स हैं जो हमारी न्यूज फीड और रिकमेंडेशंस तय करते हैं, ये सब नए डिजिटल सोशल फैक्ट्स हैं। हाँ, बात तो सही है। ऑनलाइन अपनी एक परफेक्ट इमेज मेंटेन करने का प्रेशर, वो जो फोमो होता है, बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो तो बहुत रियल है। ये सब डिजिटल कंस्ट्रेंट्स हैं। साइबर बुलिंग के अपने अनस्पोकन रूल्स बन गए हैं। ये सब हमारे बिहेवियर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह शेप कर रहे हैं। बिल्कुल। और एजुकेशन में देखें तो भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का जो ऑब्सेशन है, हाँ, या आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का जो प्रेशर है बच्चों पर, परिवारों पर, ये सब भी तो सोशल फैक्ट्स बन गए हैं। ये लाखों स्टूडेंट्स और फैमिलीज की लाइफ चॉइसेस को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोगों को एडवांटेज देते हैं और बहुतों को शायद एक्सक्लूड भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इकोनॉमिक स्फीयर में देखिए, भारत की जो विशाल इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जहाँ कहते हैं लगभग 90% एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बहुत बढ़िया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सोशल फैक्ट है। इसके अपने नियम हैं, अपने नेटवर्क्स हैं, अपनी लॉजिक है। जब सरकार कोई फॉर्मल पॉलिसी लाती है, जैसे जीएसटी या मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन, हाँ, तो उसका असर इस इनफॉर्मल सेक्टर पर बिल्कुल अलग तरह से होता है, क्योंकि ये फॉर्मल सिस्टम के सोशल फैक्ट से उतना गवर्न नहीं होता। ये दिखाता है कि ये सोशल फैक्ट्स कितने रियल और कितने पावरफुल हो सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग से लेकर डेली लाइफ तक सब कुछ अफेक्ट करते हैं। वाकई ये सोशल फैक्ट्स का चश्मा पहनकर अगर समाज को देखें तो परतें खुलती जाती हैं। हमारी कितनी पर्सनल लगने वाली चॉइसेस के पीछे कितनी गहरी सोसाइटल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। बिल्कुल। चलिए इस पर और बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम 2012 यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछे गए एक पिछले साल के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये सवाल दुर्खीम के सोशल फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर था। सवाल था, सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। चर्चा करें, सोशल फैक्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ थिंग, डिस्कस। तो चलिए पहले सवाल को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि भाई पूछा क्या गया है असल में। फिर देखेंगे कि जवाब कैसे फ्रेम करना है, और हाँ, वो जो मॉडल आंसर है उस पर भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो मतलब दुर्खीम के सोशियोलॉजी के एकदम कोर आइडिया पर है। ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। दुर्खीम क्यों कह रहे थे ऐसा? उनका मतलब क्या था थिंग से? बेसिकली वो कह रहे थे कि सामाजिक सच्चाइयों को, सोशल फैक्ट्स को ऐसे देखो जैसे वो कोई बाहरी चीज हो, समथिंग एक्सटर्नल। बाहरी चीज जैसे कोई पत्थर या मेज जिसे हम छू सके, देख सके। हाँ, मतलब उस हद तक फिजिकल नहीं, पर जिसे ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सके। जैसे साइंस में हम चीजों को स्टडी करते हैं ना, अपनी फीलिंग्स, अपने प्रेजुडिस, अपने बायसेस को हटाकर। अच्छा, तो जवाब में हमें पहले तो ये बताना होगा कि भाई ये सोशल फैक्ट्स हैं क्या भला, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक्सटर्नल कोर्सिव वाली बातें। एग्जैक्टली, पहले वो समझाना होगा, और फिर ये कि उन्हें थिंग मानने के पीछे दुर्खीम का लॉजिक क्या था,
क्यों जरूरी था ये? और इसमें फिर ऑब्जेक्टिविटी, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें आएंगी कि इनको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि इस अप्रोच के इम्प्लीकेशंस क्या हुए सोशियोलॉजी के लिए, मतलब इसके फायदे क्या हुए, और हाँ, क्या इसकी कोई कमियां या आलोचनाएं, क्रिटिक्स भी हैं, ये भी देखना होगा। तो स्ट्रैटेजी ये हुई कि पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर बताओ थिंक क्यों मानना है, उदाहरण दो, जैसे आपने कहा कॉलेज के नियम वगैरह, और फिर उसके महत्व और सीमाओं पर चर्चा करो। हाँ, और उदाहरण असली दुनिया से देना जरूरी है, तभी बात कनेक्ट होती है। जैसे भाषा, कानून, रीति रिवाज, ये सब सोशल फैक्ट्स ही तो हैं। चलिए तो फिर मॉडल आंसर को देखते हैं। शुरुआत होती है सोशल फैक्ट्स की परिभाषा से। सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके जो व्यक्ति के बाहर मौजूद हैं और व्यक्ति पर एक तरह का दबाव डालते हैं, कोर्सिव पावर। हाँ, जैसे भाषा, हम हिंदी बोलते हैं तो उसके व्याकरण के नियम हैं, वो हमने नहीं बनाए, वो पहले से हैं, और अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग टोकेंगे या शायद समझेंगे ही नहीं। ये हुआ कोवर्जन। और ये हमारे पैदा होने से पहले से होते हैं और हमारे बाद भी रहेंगे, मतलब ये हमसे इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। और इनकी 3 मुख्य विशेषताएं बताई दुर्खीम ने। एक्सटर्नल यानी व्यक्ति से बाहरी, कोर्सिव यानी बाध्यकारी, समाज इन्हें मानने पर जोर देता है। जैसे आपने कहा गलत व्याकरण पर टोकना, या मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो चालान कटना, ये सब कोर्जन है। पर समाज आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, वो भी कोर्जन है। अच्छा। और तीसरा है कलेक्टिव, यानी ये पूरे समाज में फैले होते हैं, किसी एक इंसान की सोच या आदत नहीं होते, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सोशल फैक्ट्स की बात। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, इन्हें थिंग मानने का मतलब क्या। मॉडल आंसर में पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी। जैसे एक साइंटिस्ट किसी पत्थर को स्टडी करता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका वजन, बिना ये सोचे कि पत्थर सुंदर है या बदसूरत, वैसे ही सोशियोलॉजिस्ट को सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। मतलब अपने पर्सनल विचारों, भावनाओं से दूर रहकर। जैसे अगर कोई जाति व्यवस्था पर रिसर्च कर रहा है, तो उसे अपनी जाति या अपनी सोच से ऊपर उठकर देखना होगा कि व्यवस्था काम कैसे करती है, पैटर्न क्या है। बिल्कुल, कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर दुर्खीम का एम यही था, सोशियोलॉजी को एक ऑब्जेक्टिव साइंस बनाना। दूसरा पॉइंट है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। हाँ, कि इन्हें देखा और मापा जा सकता है। ये हवाई या फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, इन्हें आप डेटा के जरिए देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के जरिए। जैसे दुर्खीम ने खुद सुसाइड रेट्स पर स्टडी की थी। एग्जैक्टली। उन्होंने दिखाया कि कैसे सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन, जो कि सोशल फैक्ट्स हैं, सुसाइड जैसे निहायत ही पर्सनल लगने वाले एक्ट को भी प्रभावित करते हैं। अलग अलग समाजों में, अलग अलग ग्रुप्स में सुसाइड रेट्स अलग क्यों हैं? इसका जवाब उन्होंने सोशल फैक्ट्स में ढूंढा। आजकल के जमाने में देखें तो जैसे हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखते हैं, या बेरोजगारी के आंकड़े, या वोटिंग पैटर्न्स, ये सब ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल हैं। हाँ, ये सब सोशल फैक्ट्स के मैनिफेस्टेशंस हैं जिन्हें एम्पेरिकली स्टडी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कॉजल रिलेशनशिप्स। हाँ, इन्हें चीज मानने से हम कॉज और इफेक्ट पता लगा सकते हैं कि एक सोशल फैक्ट दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। जैसे क्या गरीबी एक सोशल फैक्ट अपराध दर दूसरा सोशल फैक्ट को बढ़ाती है, या जैसे क्या महिलाओं की शिक्षा सोशल फैक्ट का परिवार के स्वास्थ्य सोशल फैक्ट पर सकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल। इस तरह के सवालों की साइंटिफिक जांच मुमकिन हो पाती है अगर हम इन्हें ऑब्जेक्टिव थिंग्स की तरह ट्रीट करें। हम कोरिलेशंस ढूंढ सकते हैं, पैटर्न्स एनालाइज कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है, सुई जेनेरिस नेचर। हाँ, सुई जेनेरिस लैटिन है, मतलब अपने प्रकार का यूनिक। दुर्खीम का कहना था कि सोशल फैक्ट्स अपने आप में यूनिक होते हैं, उन्हें सिर्फ साइकोलॉजी यानी व्यक्ति के मन या बायोलॉजी से नहीं समझा जा सकता। मतलब समाज सिर्फ व्यक्तियों का जोड़ नहीं है, समथिंग मोर। एग्जैक्टली। समाज की अपनी एक अलग रियलिटी है जो व्यक्तियों से ऊपर है और व्यक्तियों पर असर डालती है। इसे समझने के लिए सोशियोलॉजी चाहिए, सिर्फ साइकोलॉजी या बायोलॉजी काफी नहीं है। कोई उदाहरण इसका? जैसे ट्रैफिक नियम, ये सिर्फ मेरे या आपके दिमाग की उपज नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोशल फैक्ट है। या जैसे किसी धार्मिक त्योहार का माहौल, वो जो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, वो किसी एक व्यक्ति की भावना से कहीं ज्यादा होती है, वो सुई जेनेरिस है। समझ गया। मॉडल आंसर में उदाहरण भी दिए हैं,
सुसाइड्स रेट्स, कानूनी व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं, ये सब व्यक्ति से बाहर है और हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं, जैसे शादी के नियम या कौन सा त्योहार कैसे मनाना है। हाँ, और सोचिए ये सब हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है, ये समाज हम पर डालता है। अच्छा, तो इस पूरी अप्रोच के इम्प्लीकेशंस क्या रहे? मतलब सोशियोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ा? असर तो बहुत गहरा पड़ा। एक तो जैसा हमने कहा, इसने सोशियोलॉजी में क्वांटिटेटिव मेथड्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर बहुत जोर दिया। सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम था। डेटा, नंबर्स, फैक्ट्स पर फोकस। हाँ, दूसरा इसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जैसे सिद्धांतों की नींव रखी, जो समाज को एक सिस्टम की तरह देखते हैं जिसके अलग अलग हिस्से, सोशल फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस मिलकर समाज को बनाए रखते हैं। और इसने सोशियोलॉजी को एक अलग पहचान दी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी से अलग। बिल्कुल, इसने कहा कि सोशियोलॉजी का अपना एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, सोशल फैक्ट्स, जिसे स्टडी करने का अपना एक अलग तरीका है। लेकिन जाहिर है हर थियरी की तरह इसकी भी आलोचनाएं हुई होंगी। क्रिटिक्स, हाँ बिल्कुल हुई। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये स्ट्रक्चर पर, समाज के दबाव पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि इंडिविजुअल एजेंसी को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर देता है। इंडिविजुअल एजेंसी मतलब व्यक्ति की अपनी मर्जी, उसकी सोचने की क्षमता, समाज को बदलने की उसकी ताकत। हाँ, दुर्खीम का मॉडल समाज को बहुत पावरफुल दिखाता है और व्यक्ति को थोड़ा पैसिव, जैसे समाज जो कहता है व्यक्ति वो करता है। लेकिन असलियत में तो लोग नियमों को तोड़ते भी हैं, बदलते भी हैं, सवाल भी उठाते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कई पुरानी परंपराओं पर सवाल उठ रहे हैं, लोग नए तरह से जीना चाह रहे हैं। ये सब इंडिविजुअल एजेंसी का ही नतीजा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ समाज की कठपुतली नहीं है, वो सोचता है, एक्ट करता है और समाज को इन्फ्लुएंस भी करता है। ये पहलू दुर्खीम के मॉडल में थोड़ा कमजोर है। और कोई आलोचना? एक और बड़ी आलोचना ये है कि हर चीज को ऑब्जेक्टिवली मापना, क्वांटिफाई करना मुमकिन नहीं होता, खास तौर पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जैसे भावनाएं, प्यार, दुख या किसी कल्चर के बहुत सटल न्यूएंसेस। हाँ, मतलब देशभक्ति की भावना को आप नंबर में कैसे मापेंगे, या किसी पेंटिंग को देखकर जो एहसास होता है। एग्जैक्टली, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अक्सर इस पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक अप्रोच में कहीं खो जाते हैं। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो मतलब दुर्खीम का ये कॉन्सेप्ट कि सोशल फैक्ट्स को चीजों की तरह देखो, सोशियोलॉजी के लिए एक लैंडमार्क तो था। उसने डिसिप्लिन को साइंटिफिकली ग्राउंड करने में मदद की। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सोशियोलॉजी को एक मजबूत फाउंडेशन दिया। लेकिन आज हम समझते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। हमें स्ट्रक्चर के साथ साथ एजेंसी को भी देखना होगा और क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड्स को भी अहमियत देनी होगी। बिल्कुल सही, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है। दुर्खीम का काम फाउंडेशनल है, पर हमें उससे आगे भी देखना होगा। चलिए, तो ये हुई दुर्खीम के सोशल फैक्ट्स और थिंग वाले कॉन्सेप्ट की बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इमाइल डर्कहाइम के आत्महत्या पर दी गई थ्योरी को समझते हैं। ये काफी दिलचस्प नजरिया है, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, डर्कहाइम का कमाल ये था कि उन्होंने सुसाइड जैसे निहायत ही पर्सनल, इतने दुखद एक्ट को भी एक सोशल फिनोमेनन की तरह देखा। और ये बात है 1897 की, सोचिए। हाँ, जब सोशियोलॉजी मतलब एक डिसिप्लिन के तौर पर बस बनी रहा था, साइकोलॉजी और फिलॉसफी से अपनी अलग पहचान बना रहा था। सही, और उन्होंने उस जमाने में बाकायदा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि सुसाइड रेट्स किसी व्यक्ति की दिमागी हालत, उसकी साइकोलॉजी से ज्यादा समाज के हालात मतलब सोशल कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई रैंडम चीज नहीं है ना, कि किसी का मन किया और नहीं, इसके पीछे सोशल फोर्सेस काम कर रही हैं। ये सोशियोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था मेरे ख्याल से। बहुत बड़ा। और उन्होंने सुसाइड को डिफाइन भी किया बड़े प्रिसाइज तरीके से, ताकि उसे साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली स्टडी किया जा सके। क्या डेफिनेशन थी वो? उन्होंने कहा, मृत्यु के वो सभी मामले जो सीधे या परोक्ष रूप से पीड़ित के किसी पॉजिटिव या नेगेटिव कार्य का परिणाम होते हैं, जिसके बारे में वो जानता है कि ये परिणाम उत्पन्न होगा। मतलब इसमें विक्टिम का इंटेंशन और ये नॉलेज कि इस काम से मौत होगी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब एक्सीडेंटल डेथ इसमें नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं, इंटेंशन इज की। तो डर्कहाइम ने दो की सोशल फोर्सेस की बात की। एक तो सोशल इंटीग्रेशन, हाँ, यानी समाज से व्यक्ति कितना जुड़ावा महसूस करता है, कितना कनेक्टेड है। और दूसरा सोशल रेगुलेशन, यानी समाज के नियम कानून, नॉर्म्स वो व्यक्ति के जीवन को कितना कंट्रोल करते हैं, कितना बांधते हैं। अच्छा, और इन्हीं दो फोर्सेस के कम या ज्यादा होने से उन्होंने 4 तरह के सुसाइड बताए। एग्जैक्टली, इन्हीं के बैलेंस या इम्बैलेंस है।
चलिए पहला देखते हैं, ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड। हाँ, ये तब होता है जब सोशल इंटीग्रेशन बहुत कम हो, मतलब जरूरत से ज्यादा कम। जब इंसान समाज से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करे। हाँ, एलियनेटेड, अकेला। उसे लगता है उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है सोसाइटी में, अकेलापन हावी हो जाता है। अच्छा। डर्कहाइम ने अपनी स्टडी में पाया था कि प्रोटेस्टेंट्स में कैथलिक से ज्यादा सुसाइड रेट था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स में इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा जोर है, कलेक्टिव लाइफ, कम्युनिटी वाला भाव थोड़ा कमजोर है कैथलिक्स के मुकाबले। इसी तरह उन्होंने देखा कि अनमैरिड लोगों में मैरिड लोगों से ज्यादा रेट्स थे, क्योंकि शादी एक तरह का सोशल इंटीग्रेशन देती है। ये तो आज भी रेलेवेंट लगता है। जैसे भारत में देखें, गांव से शहर आए लोग जो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों से दूर। बिल्कुल। या फिर जैसे आजकल जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, तो कई बार बुजुर्ग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, उनका सोशल रोल, उनकी इम्पोर्टेंस खत्म सी लगती है उन्हें। और ये सोशल मीडिया वाला पैराडॉक्स भी तो है। हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, लाइक्स हैं, पर असल जिंदगी में गहरा अकेलापन। क्या ये भी ईगोस्टिक सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स में गिना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो कनेक्शन शैलो होता है ना अक्सर। डीप इंटीग्रेशन की कमी। हाँ, तो ये सब ईगोस्टिक सुसाइड के पोटेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला टाइप। अब दूसरा है एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये ईगोइस्टिक का एकदम उल्टा है। उल्टा मतलब इसमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, जरूरत से ज्यादा। जब सोशल इंटीग्रेशन इतना ज्यादा हो कि इंसान ग्रुप के लिए, ग्रुप के आइडियल्स के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दे। अरे हाँ, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ग्रुप में इतनी घुल मिल जाती है कि अपनी जान की कोई कीमत ही नहीं रहती ग्रुप के सामने। ग्रुप इज एवरीथिंग। इसके उदाहरण क्या होंगे? पुराने जमाने में सती प्रथा, वो तो शायद इसी में आएगी। हाँ, सती प्रथा इसका एक बहुत दुखद उदाहरण थी, जहाँ समाज और परंपरा का दबाव इतना ज्यादा था। और जैसे फौज में सैनिक देश के लिए या अपनी बटालियन के सम्मान के लिए जान दे देते हैं, बिल्कुल, वो भी एल्ट्रिस्टिक सुसाइड का ही एक रूप है, जहां कर्तव्य और सम्मान इंडिविजुअल लाइफ से बड़ा हो जाता है। और आजकल के जमाने में देखें तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स में जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, हाँ, जो एक आइडियोलॉजी के लिए खुद को उड़ा देते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है। आपने पहले किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र किया था, क्या उसमें भी कभी कभी ये एलिमेंट हो सकता है, जैसे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठा ले? देखिए, कुछ मामलों में शायद ये एंगल हो सकता है जहां सामाजिक दबाव और इज्जत का बोझ इतना ज्यादा हो। हाँ। पर किसानों की आत्महत्याओं के पीछे ज्यादातर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कर्ज, फसल की बर्बादी जैसे मुद्दे ज्यादा होते हैं। अच्छा। और वो हमें तीसरे प्रकार की तरफ ले जाते हैं, एनॉमिक सुसाइड। एनॉमिक सुसाइड। एनॉमी मतलब नॉर्मलेसनेस। ये सुसाइड तब होता है जब सोशल रेगुलेशन अचानक कमजोर पड़ जाए, यानी समाज के जो नियम कायदे हैं, जो नॉर्म्स हैं, जीने का तौर तरीका है, वो तेजी से बदल जाएं और इंसान को समझ ना आए कि अब क्या करे, लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करे। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हाँ, दोनों ही सूरतों में अनोमी पैदा हो सकता है। जैसे अचानक इकोनॉमिक बूम आ जाए, किसी की लॉटरी लग जाए, वो रातों रात अमीर हो जाए। उसमें कैसे? वो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन उसके पुराने स्टैंडर्ड्स, जीने का तरीका, सोशल सर्कल सब गड़बड़ा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस नए पैसे, इस नई लाइफ के साथ क्या करें। एक्सपेक्टेशंस आसमान छूने लगती हैं। अच्छा, हाँ, ये भी एक तरह का कंफ्यूजन और प्रेशर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जैसे 2008 की मंदी में हुआ, लोगों की नौकरियां चली गईं, उनका पूरा लाइफस्टाइल, फ्यूचर प्लान सब तहस नहस हो गया, पुराने नियम टूट गए, फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। ये भी अनोमी है। भारत में किसानों की आत्महत्याएं, फसल खराब होना या कर्ज का बोझ, ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक अनोमी का केस लगता है। उनकी पूरी आर्थिक दुनिया ही उथल पुथल हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उनकी स्टेबिलिटी चली जाती है, रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स पर एग्जाम में अच्छा करने का या जॉब पाने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जब वो फेल होते हैं तो कई बार लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए। क्या ये भी अनोमी है? हाँ, ये सोशल एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर और फेलियर के बाद की जो नॉर्मलेसनेस की स्थिति पैदा होती है, जहां लगता है अब सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं, वो बिल्कुल एनॉमिक कंडीशंस बना सकती है। डिवोर्स भी कई बार एनॉमी पैदा कर सकता है, क्योंकि स्थापित रिश्ते और उनसे जुड़े नियम टूट जाते हैं। ये बहुत कॉमन लगता है आजकल। अच्छा, और चौथा है फेटलिस्टिक सुसाइड। इसका जिक्र डुर्कहाइम ने अपनी किताब में बहुत कम किया है, बस एक फुटनोट में। अच्छा, फेटलिस्टिक ये क्या है? ये एनॉमिक का उल्टा है। एनॉमिक में रेगुलेशन कम होता है, फेटलिस्टिक में सोशल रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है।
हद से ज्यादा ऑप्रेसिव। मतलब घुटन। हाँ, घुटन। इंसान को लगता है कि हालात कभी नहीं बदलेंगे, फ्यूचर एकदम ब्लीक है, उसकी किस्मत में यही लिखा है और इस ऑपरेशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के। जैसे पुराने जमाने में गुलाम, जिनकी जिंदगी पर उनका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं था। बिल्कुल, स्लेव्स का सुसाइड। या आज के जमाने में सोचें तो कोई अगर बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रिश्ते में फंसा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और उसे लगता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, या जेल की बहुत सख्त जिंदगी जहां कोई उम्मीद ना बची हो। हाँ। भारत में देखें तो शायद, जैसा आपने कहा, जाति व्यवस्था के कारण होने वाला जो भयानक शोषण होता है कुछ जगहों पर, या बंधुआ मजदूरी की स्थितियां जहां पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी झेलनी पड़ती है, जहां इंसान को लगता है कि एस्केप इम्पॉसिबल है। हाँ, जहां लगता है मौत ही एकमात्र छुटकारा है, वो स्थितियां फेटलिस्टिक सुसाइड की तरफ ले जा सकती हैं। बाप रे, तो ये 4 प्रकार हैं। हाँ, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फेटलिस्टिक। और ये चारों दिखाते हैं कि कैसे समाज से हमारा रिश्ता, चाहे वो जुड़ाव का हो, इंटीग्रेशन का, या नियंत्रण का, रेगुलेशन का, इसके एक्सट्रीम्स, इसका कम या ज्यादा होना, हमारे सबसे पर्सनल लगने वाले फैसलों पर, यहां तक कि जीवन खत्म करने के फैसले पर भी कितना गहरा असर डाल सकता है। मतलब सुसाइड सिर्फ एक इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। नहीं, डुर्कहाइम के अनुसार ये फंडामेंटली एक सोशल फैक्ट है, जिसके रूट्स समाज की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में हैं। तो डर्कहाइम का ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज सिर्फ हमारे बाहर की कोई चीज नहीं है, वो हमारे अंदर तक, हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारे फैसलों तक असर डालता है। और आज के इस तेजी से बदलते समाज में ये इंटीग्रेशन और रेगुलेशन की फोर्सेस हम पर कैसे काम कर रही हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के पीछे अक्सर बड़े सोशल पैटर्न्स होते हैं। चलिए, ये तो हुई डर्कहाइम की बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2017 के यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में एक सवाल आया था। एमिल डर्कहाइम की जो सुसाइड पे थ्योरी है, उस पर, और सवाल खासतौर पे उनके डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल मेथड पर था। हाँ बिल्कुल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे दुर्कहाइम के कोर कंट्रीब्यूशन पे जाता है कि भाई उन्होंने सोशियोलॉजी को एक अलग, एक इंडिपेंडेंट साइंस कैसे बनाया, साइकोलॉजी या फिलॉसफी से अलग। हाँ। सवाल ये पूछ रहा है कि उनका तरीका सोशियोलॉजिकल क्यों था, मतलब क्या खासियत थी उसमें, खासकर सुसाइड जैसे टॉपिक के लिए, जिसे लोग अक्सर बड़ा पर्सनल, बड़ा साइकोलॉजिकल मानते हैं। हाँ, ये तो है। अक्सर लोग सोचते हैं ये तो दिमागी परेशानी की बात है। बिल्कुल। तो देखो, पहले सवाल को ही ब्रेक डाउन करते हैं। डिस्कस द डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल मेथड। इसका मतलब है कि फोकस उन तरीकों पर होना चाहिए जो सोशियोलॉजी के लिए यूनिक थे, जो दुर्कहाइम ने अपनाए। अच्छा। हमें यह समझाना है कि कैसे उन्होंने इसे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से अलग करके देखा। जैसे मान लो आज हम किसी शहर के क्राइम रेट्स देखते हैं, तो सिर्फ ये नहीं देखते कि चोर की दिमागी हालत क्या थी, हम देखते हैं कि भी शहर का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, गरीबी कितनी है, लोगों के पास मौके हैं या नहीं, ये सब सोशल फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ थ्योरी रट के नहीं लिखनी है, बल्कि ये बताना है कि उन्होंने स्टडी कैसे की, उस कैसे पर, उस प्रोसेस पर जोर देना है। एग्जैक्टली, जैसे किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स बताते हैं ना। हाँ। सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं। हाँ। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहले बताओ दुर्कहाइम का बेसिक आइडिया क्या था? सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। हाँ, फिर उनके स्पेसिफिक मेथड्स क्या थे, जैसे स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन यूज करना, टाइपोलॉजी बनाना, और सबसे जरूरी, दूसरे एक्सप्लेनेशंस को साइंटिफिकली गलत साबित करना। अच्छा, दूसरों को गलत साबित करना भी मेथड का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि उनका सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्यों ज्यादा बेहतर है, और आखिर में मेथड की इंपॉर्टेंस और हाँ, उसकी कुछ कमियों, लिमिटेशंस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्कहाइम का सबसे बड़ा इनोवेशन, जैसा आपने कहा, सोशल फैक्ट्स को चीजों की तरह मानना था। हाँ। मतलब ये व्यक्ति के बाहर है, ऑब्जेक्टिव है, और हम पर एक तरह का दबाव डालती हैं, जैसे कानून हो गए या नैतिकता के नियम। सही। और उनके लिए सुसाइड रेट्स भी ऐसे ही सोशल फैक्ट्स थे, जिनको गिना जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है ना? बिल्कुल। और देखो, उन्होंने जानबूझकर साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म को रिजेक्ट किया। ये क्या होता है साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म? मतलब इस सोच को खारिज किया कि समाज की सुसाइड रेट को सिर्फ लोगों की इंडिविजुअल मेंटल स्टेट, उनकी दिमागी हालत से समझा जा सकता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, कलेक्टिव टेंडेंसीज होती हैं, सामाजिक प्रवृत्तियां जो इंडिविजुअल से ऊपर होती हैं।
उनका फेमस रूल था, किसी सोशल फैक्ट का कारण उसके पहले के सोशल फैक्ट्स में ढूंढो, न कि व्यक्ति की चेतना में। ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है सुसाइड के लिए। बिल्कुल। सोचो, जैसे ट्रैफिक जाम है, उसका कारण क्या किसी एक ड्राइवर का आलस है? नहीं ना। नहीं। कारण है सड़कों का डिजाइन, गाड़ियों की संख्या, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये सब क्या है? सोशल फैक्ट्स। अच्छा, समझा। ये उस समय बहुत रेवोल्यूशनरी था। इसने सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी से एक अलग पहचान दी। और ये साबित करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? आपने स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया था। हाँ, यहीं पर उनका स्टैटिस्टिकल कंपैरेटिव मेथड आता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस किया। किस तरह का डेटा? यूरोप के अलग अलग देशों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग टाइम पीरियड के डेथ रिकॉर्ड्स। फिर उनको ब्रेक डाउन किया, उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, धर्म, मैरिटल स्टेटस, इन सब के आधार पर डेटा देखा। ओह, मतलब काफी डिटेल्ड एनालिसिस। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे आज हम इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लिटरेसी रेट्स या हेल्थ इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं ना, वैसे ही। इसके फायदे क्या थे? फायदे साफ थे। डेटा स्टैंडर्डाइज था, सैंपल साइज बहुत बड़ा था और ऑब्जेक्टिविटी थी, मतलब पर्सनल बायस कम था। लेकिन डेटा में दिक्कतें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। और दुर्खाइम खुद ये मानते थे, जैसे डेटा की क्वालिटी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है। हाँ, जैसे आपने कहा, आज भी इंडिया में कई बार सुसाइड को एक्सीडेंट बता दिया जाता है। एग्जैक्टली। सामाजिक शर्म के कारण या फिर क्लासिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम दुर्खाइम के टाइम भी रही होगी, पर उन्होंने जितना अवेलेबल था उसका बेस्ट यूज किया। फिर इस डेटा का उन्होंने क्या किया? सिर्फ इकट्ठा किया? नहीं, फिर आता है कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलना, अलग अलग ग्रुप्स की तुलना की। जैसे उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट देशों में कैथोलिक देशों के मुकाबले सुसाइड रेट लगातार ज्यादा क्यों है। या फिर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या अचानक बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, दोनों ही सूरतों में रेट क्यों बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ बुरे वक्त में नहीं, अच्छे वक्त में भी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग था उनका। फिर पुरुषों में महिलाओं से ज्यादा क्यों, शादीशुदा लोगों में अविवाहितों से कम क्यों, ये सब पैटर्न्स उन्होंने डेटा में ढूंढे। ये पैटर्न्स तो आज भी कुछ हद तक दिखते हैं कई समाजों में। बिल्कुल। और इन पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मिल का एक मेथड यूज किया, मेथड ऑफ कंकॉमिटेंट वेरिएशंस। ये क्या है? इसका मतलब है ये देखना कि जब एक फैक्टर बदलता है तो क्या दूसरा फैक्टर भी उसी अनुपात में बदलता है। अच्छा, कोरिलेशन जैसा। हाँ, एक तरह से। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे सोशल इंटीग्रेशन, मतलब सामाजिक जुड़ाव कम होता है, वैसे वैसे सुसाइड रेट बढ़ता है। और जैसे जैसे सोशल रेगुलेशन, मतलब समाज के नियम कायदे या तो बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, तब भी रेट बढ़ता है। मतलब बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। इंटीग्रेशन और रेगुलेशन, ये दो की फैक्टर्स निकले उनके एनालिसिस से। सोचो, अचानक लॉटरी लग जाना, मतलब नियम एकदम ढीले पड़ गए, लाइफ बदल गई। हाँ। या अचानक नौकरी चली जाना, नियम टूट गए, रास्ता नहीं दिख रहा। दोनों ही सूरतों में एक तरह की अनोमी, मतलब नॉर्मलेसनेस पैदा हो सकती है, जो सुसाइड रिस्क बढ़ा सकती है। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। और आपने कहा था कि उन्होंने दूसरे एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट भी किया। हाँ, ये भी उनके मेथड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने सिस्टमैटिकली बाकी पॉपुलर थ्योरीज को गलत साबित किया। जैसे उस वक्त माना जाता था कि मेंटल इलनेस सुसाइड का मुख्य कारण है। दुर्खाइम ने डेटा से दिखाया कि जिन देशों में मेंटल इलनेस रेट्स ज्यादा हैं, जरूरी नहीं कि वहां सुसाइड रेट्स भी ज्यादा हों। दोनों का पैटर्न मैच नहीं करता। अच्छा। फिर रेस या क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। कहा कि इनसे नेशनल लेवल पर सुसाइड रेट्स के डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक और फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, गैब्रियल टाडे। उनका कहना था कि लोग नकल करके इमिटेशन से सुसाइड करते हैं। ओ, देखा देखी में। हाँ, दुर्खाइम ने आंकड़ों से दिखाया कि ऐसा नहीं होता। सुसाइड के क्लस्टर्स वैसे नहीं बनते जैसे इमिटेशन से बनने चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त की कॉमन सेंस वाली सोच को चैलेंज किया अपने डेटा से। कमाल है। तो इन सब एनालिसिस के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे? इन्हीं स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स के बेसिस पर उन्होंने सुसाइड की अपनी फेमस टाइपोलॉजी बनाई। 4 तरह के सुसाइड बताए। और खास बात यह है कि ये टाइप्स हवा में नहीं सोचे गए थे, बल्कि डेटा एनालिसिस से निकले थे। कौन कौन से थे वो? पहला, ईगोइस्टिक सुसाइड। ये तब होता है जब सोशल इंटीग्रेशन बहुत कम हो जाता है, व्यक्ति समाज से कट जाता है, अकेला महसूस करता है। जैसे प्रोटेस्टेंट समाजों में उन्होंने ज्यादा इंडिविजुअलिज्म देखा, तो वहां ईगोइस्टिक सुसाइड ज्यादा पाया। अविवाहित लोगों में भी रेट ज्यादा मिला, अकेलापन। दूसरा, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये ईगोइस्टिक का उल्टा है। जब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है
ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति उसके लिए अपनी जान दे देता है। जैसे सेना में या कुछ बहुत ट्रेडिशनल समाजों में होता है जहां इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं, ग्रुप ही सब कुछ है। अच्छा, जैसे सती प्रथा या ऐसा कुछ। हाँ, उसको एक एक्सट्रीम उदाहरण मान सकते हैं। तीसरा, एनोमिक सुसाइड। ये तब होता है जब सोशल रेगुलेशन टूट जाता है, समाज के नियम कायदे अचानक बदल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम या बहुत तेजी से जब समाज बदलता है, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, उनके पुराने नॉर्म्स काम नहीं करते। भारत में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर है या किसानों की समस्याएं हैं, क्या वो एनोमी से जुड़ सकती हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़ सकती हैं। जब अचानक एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएं या पुराने सपोर्ट सिस्टम्स टूट जाएं तो एनोमी की सिचुएशन बन सकती है। और चौथा है फेटलिस्टिक सुसाइड। ये एनोमिक का उल्टा है। जब रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा, जब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो, कोई फ्रीडम ना हो, घुटन महसूस हो, जैसे गुलामी की हालत में या बहुत ही दमनकारी शासन में। दुर्खाइम ने इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया है, पर यह टाइपोलॉजी को कंप्लीट करता है। तो ये 4 टाइप उन्होंने डेटा के आधार पर बनाए। हाँ, और उनका फाइनल गोल क्या था? सोशियोलॉजी के कॉजल लॉज बनाना, मतलब कारण और प्रभाव के नियम। जैसे एक लॉ उन्होंने दिया, सुइसाइड सामाजिक समूहों के इंटीग्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना जुड़ाव कम होगा उतनी आत्महत्या ज्यादा होगी। और रेगुलेशन के लिए भी ऐसा ही एक नियम बनाने की कोशिश की। वाह, मतलब सोशियोलॉजी को एक प्रॉपर साइंस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश। बिल्कुल। अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो उनके मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन क्या थे? क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी की नींव रखना, कंपैरेटिव मेथड का सिस्टमैटिक यूज करना, थ्योरी और डाटा को इंटीग्रेट करना, और एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच अपनाना, यानी समाज को साइंटिफिक तरीके से समझना, जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है। उन्होंने दिखाया कि सोशियोलॉजी भी रेगुलर पैटर्न और लॉस खोज सकती है। तो कुल मिलाकर उनके मेथड की ताकत क्या मानी जाएगी? देखो, ताकत थी उसकी साइंटिफिक रिगर में, उसकी कठोरता में और थ्योरेटिकल नॉवेल्टी में। मतलब सोच बिल्कुल नहीं थी। इसने सोशियोलॉजी में क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए एक मिसाल कायम की, एक रास्ता खोला। लेकिन कुछ कमियां भी तो होंगी, क्रिटिसिज्म? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे डेटा क्वालिटी इश्यूज पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। दुर्खाइम ने जो डेटा यूज किया वो कितना रिलायबल था। फिर एक बड़ा क्रिटिसिज्म है इकोलॉजिकल फैलेसी का। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ग्रुप लेवल के डेटा से इंडिविजुअल के बारे में निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर प्रोटेस्टेंट देशों में रेट ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रोटेस्टेंट व्यक्ति कैथोलिक व्यक्ति से ज्यादा सुइसाइडल है। हो सकता है उस देश में दूसरे फैक्टर्स भी हों। अच्छा, मतलब ग्रुप एवरेज को इंडिविजुअल पर लागू नहीं कर सकते सीधे सीधे। एग्जैक्टली। और एक आरोप लगता है सोशल डिटर्मिनिज्म का। मतलब ये कि दुर्खाइम का अप्रोच शायद व्यक्ति की फ्री विल, उसकी एजेंसी, उसके चुनने की आजादी को नजरअंदाज करता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाज ही तय कर रहा है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। आजकल सोशियोलॉजी इन इश्यूज को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीकों से एड्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे मल्टी लेवल एनालिसिस यूज करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल दोनों को एक साथ देखा जाता है। या फिर मिक्स्ड मेथड्स, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा के साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे इंटरव्यू भी यूज करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल बात है वो ये कि दुर्खाइम ने सुसाइड जैसी चीज जो इतनी पर्सनल लगती है उसका अध्ययन करके ये साबित कर दिया कि सोशियोलॉजी कैसे हमारी जिंदगी के सोशल कॉजेस को उजागर कर सकती है ना? बिल्कुल सही। उन्होंने सोशियोलॉजी का दायरा और उसकी मेथोडोलॉजी दोनों को एक नई दिशा दी। तो ये थी दुर्खाइम की पद्धति पर एक संक्षिप्त चर्चा। ठीक है, तो अब एमिल दुर्खाइम के विचारों पर आते हैं। धर्म और समाज के बीच जो रिश्ता है उस पर उन्होंने क्या कहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प सोर्सेज हैं इस पर। हाँ, बिल्कुल। दुर्खाइम का जो सेंट्रल आइडिया था वो यही था कि धर्म फंडामेंटली, मतलब अपनी जड़ में एक सामाजिक घटना है। सामाजिक घटना जी, मतलब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से ज्यादा सोसाइटी से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। किसी एक इंसान के निजी अनुभव से कहीं ज्यादा ये समाज की कलेक्टिव लाइफ, सामूहिक जीवन से जुड़ा है। वो मानते थे कि भाई समाज को जोड़ने में, उसे बनाए रखने में धर्म का एक बहुत अहम, एक क्रिटिकल रोल है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये उस दौर की बात है ना, जब यूरोप में साइंस तेजी से बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। सही। और धर्म पर सवाल उठ रहे थे। कई लोगों को शायद ये डर भी था कि अरे धर्म अगर चला गया तो समाज का क्या होगा, समाज बिखर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी माहौल में दुर्खाइम ने कोशिश की कि धर्म को साइंटिफिकली समझा जाए,
एक समाजशास्त्री की नजर से। हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि भगवान है या नहीं, या कौन सा धर्म सच्चा है। नहीं, वो सवाल उनके नहीं थे। उन्होंने पूछा कि समाज में धर्म का फंक्शन क्या है, अच्छा। उसका असर क्या होता है, काम कैसे करता है ये समाज के लिए। अच्छा। और उनकी शुरुआत हुई एक बड़े बुनियादी फर्क से, सेक्रेड और प्रोफेन के बीच, यानी पवित्र और लौकिक। सेक्रेड और प्रोफेन। अच्छा, जैसे हम सोचते हैं मंदिर का अंदर का हिस्सा गर्भगृह वो सेक्रेड हो गया, हाँ, और बाहर की दुनिया, रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार, सड़क, वो प्रोफेन हो गया, कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। सेक्रेड मतलब वो सारी चीजें जिन्हें समाज अलग मानता है, खास मानता है, सम्मान देता है, जिनके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, एक श्रद्धा होती है। और ये कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु, कोई सिंबल, कोई खास मंत्र या विचार भी हो सकता है। और प्रोफेन वो है बस रोजमर्रा की साधारण दुनिया, आम जिंदगी। और दुर्खीम कहते हैं कि समाज इन दोनों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है, एक बाउंड्री बनाता है। और इस बाउंड्री को बनाए कैसे रखा जाता है? रिचुअल्स के जरिए, हाँ। अनुष्ठानों के जरिए। जैसे आपने कहा, पूजा से पहले नहाना, या किसी मजार पर जा रहे हैं तो सिर ढकना, ये सब रिचुअल्स हैं जो सेक्रेड और प्रोफेन को अलग रखते हैं। और जैसा सोर्सेज में भी इशारा है, ये सिर्फ पारंपरिक धर्मों की ही बात नहीं है। आजकल भी हम देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है या कोई शहीद स्मारक है, हाँ, इन चीजों को भी तो हम लगभग वैसा ही सम्मान देते हैं, कुछ नियम मानते हैं इनके आसपास। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि ये सेक्रेड और प्रोफेन का जो विभाजन है, ये कितना फंडामेंटल है, कितना बुनियादी। और दुर्खीम के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि ये जो मान्यताएं हैं, ये रिचुअल्स हैं, ये अकेले व्यक्ति के नहीं होते। अच्छा। ये कलेक्टिव होते हैं, मतलब पूरा समुदाय इन्हें मानता है और साथ मिलकर इन्हें निभाता है, एकजुट होकर। और यही चीज है जो एक धार्मिक समुदाय बनाती है, जिसे वो चर्च कहते हैं, पर उनके मतलब में। हाँ, मतलब सिर्फ क्रिश्चियन चर्च नहीं, कोई भी संगठित धार्मिक समूह। बिल्कुल, कोई भी समूह जो इन सेक्रेड चीजों को मानता हो, साथ में रिचुअल्स करता हो। उन्होंने वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल समाजों का अध्ययन किया था, है ना? टोटमिज्म को उन्होंने धर्म का एलिमेंट्री फॉर्म माना था। उसमें क्या खास दिखा उन्हें? हाँ, उनका यह मानना था कि अगर हम सबसे सरल, सबसे बेसिक समाजों के धर्म को समझ लें, तो हम धर्म के जो एसेंशियल तत्व हैं, जो उसकी बुनियादी बातें हैं, उन्हें जान सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के इन कबीलों में हर कबीले का एक टोटम होता था, अक्सर कोई जानवर या पौधा, जो उनका पवित्र प्रतीक था, सेक्रेड सिंबल। ठीक। और दुर्खीम का सबसे क्रांतिकारी, सबसे रेडिकल आर्गुमेंट ये था कि जब कबीले वाले उस टोटम की पूजा करते हैं, तो वो असल में एक तरह से अनजाने में अपने समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। अपने कबीले की? समाज की पूजा। ये कैसे? क्योंकि वो टोटम उस समाज का, उस कबीले की एकता का, उसकी पहचान का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, उसका प्रतीक। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। और फिर वो जो इकट्ठा होकर अनुष्ठान करते थे, नाचते गाते थे, उसमें खास तरह की एनर्जी महसूस होती थी, जिसे उन्होंने कलेक्टिव एफरवेसेंस कहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कलेक्टिव एफरवेसेंस मतलब एक तीव्र भावनात्मक उबाल, एक जोश, एकता का, जुड़ाव का गहरा एहसास। जैसे आजकल भी होता है किसी बड़े धार्मिक जुलूस में, या किसी सत्संग में, या फिर या किसी बड़े कॉन्सर्ट में सोचिए, या कोई नेशनल सेलिब्रेशन हो, जैसे वर्ल्ड कप जीतने पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। वो जो एक साथ महसूस करने वाली एनर्जी है ना, हाँ, वही है कलेक्टिव एफरवेसेंस। दुर्खीम मानते थे कि ये अनुभव लोगों के विश्वास को ताजा करता है, रिअफर्म करता है, और समाज के जो बंधन हैं, सोशल बॉन्ड्स, उन्हें मजबूत करता है। और उनका तो ये भी मानना था कि इसी कलेक्टिव एफरवेसेंस से आत्मा, देवता, या वो जो पवित्र शक्ति होती है, जिसे कुछ समाजों में माना कहते हैं, वैसे विचार पैदा होते हैं। ये असल में समाज की जो कलेक्टिव पावर है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी की इमेज है। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम ईश्वर या डिवाइन शक्ति मानते हैं, वो असल में समाज की अपनी कलेक्टिव चेतना, उसके अपने मूल्यों का ही एक रूप है, दुर्खीम के हिसाब से। दुर्खीम के फ्रेमवर्क में देखें तो हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब निकलता है। उनके अनुसार जो देवी देवता हैं, वो समाज के आदर्शों को, उसके नैतिक नियमों को एक तरह से पर्सोनिफाई करते हैं, उन्हें एक मानवीय रूप देते हैं। और रिचुअल्स का क्या काम है फिर इसमें? रिचुअल्स, चाहे वो पुण्य पाठ वाले हों, जिन्हें वो पॉजिटिव राइट्स कहते हैं, या परहेज मनाही वाले हों, नेगेटिव राइट्स। हाँ, जैसे उपवास रखना, या कुछ खास चीजें ना खाना। हाँ, बिल्कुल। या फिर दुख और संकट के समय किए जाने वाले अनुष्ठान, पिक्यूलर राइट्स, जैसे शोक सभाएं वगैरह, ये सब समाज को नैतिक रूप से जोड़ते हैं।
ये कलेक्टिव एफर्वेसेंस पैदा करके समाज को बार बार ऊर्जा देते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। ये चीजें तो आज भी दिखती हैं, जैसा आपने कहा, जैसे वो रॉबर्ट बेला ने सिविल रिलीजन की बात की थी। हाँ, कि अमेरिका में जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं या गणतंत्र दिवस परेड हमारे यहाँ या राष्ट्रीय शोक के अवसर या किसी बड़े खेल में जब देश जीतता है तो जो जश्न होता है, ये सब भी तो एक तरह से समाज को जोड़ने वाले सेक्युलर रिचुअल्स जैसे लगते हैं। बिल्कुल। ये सब सामाजिक एकजुटता, जिसे सोशल सॉलिडारिटी कहते हैं, उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। पर देखिए, धर्म का रोल सिर्फ समाज को बनाए रखना, मतलब स्टेटस को मेंटेन करना ही नहीं है। अच्छा। सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि धर्म बदलाव का, सोशल चेंज का जरिया भी बन सकता है। हाँ, कैसे? जैसे प्रोफेटिक ट्रेडिशंस होती हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, या दक्षिण अमेरिका में लिबरेशन थियोलॉजी का आंदोलन था, या यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें चर्चों ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत में भी तो थे 19th सेंचुरी के सुधार आंदोलन, जैसे ब्रह्मो समाज वगैरह। बिल्कुल, इन सब में धर्म ने बदलाव लाने में, समाज को बदलने में एक भूमिका निभाई, नए नैतिक विचार दिए, लोगों को आंदोलनों के लिए प्रेरणा दी, संगठन दिया। तो इसका मतलब धर्म कंजर्वेटिव भी हो सकता है, जो चीजों को बनाए रखे, और प्रोग्रेसिव भी, जो बदलाव लाए। हाँ, ये उसका एक दोहरा चरित्र है, डुअल कैरेक्टर। वो मौजूदा व्यवस्था को, पावर स्ट्रक्चर्स को सहारा दे सकता है, उन्हें लेजिटिमाइज कर सकता है, लेकिन वो नए नैतिक विजन देकर या सामाजिक आंदोलनों को फ्यूल करके बदलाव भी ला सकता है। आज भी हम देखते हैं, जैसे रिलीजियस नेशनलिज्म के उभार में या कुछ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स में, धर्म का इस्तेमाल समाज को एक खास दिशा में बदलने के लिए किया जा रहा है। तो फिर दुर्खीम की वो जो भविष्यवाणी थी सेक्युलराइजेशन वाली, कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ेगा, धर्म का असर कम होता जाएगा, वो पूरी तरह सच नहीं हुई। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में। एक तरफ देखें तो हाँ, जो संस्थागत धर्म है उसका प्रभाव शायद कुछ समाजों में, कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है, चीजें ज्यादा सेक्युलर हुई हैं, ये सही है। पर धर्म खत्म तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद उसका रूप बदल गया है। जैसे सिविल रिलीजन की बात हुई, या नई तरह की स्पिरिचुअलिटी जो लोग अपना रहे हैं, या धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का बढ़ना, या धर्म का बाजारीकरण भी हो रहा है। हाँ, ये सब तो है। ये सब दिखाते हैं कि धर्म आज भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही उसका फंक्शन, उसका रूप बदल गया हो, पर वो मौजूद है। बेशक। दुर्खीम की आलोचनाएं भी हुई हैं, है ना, जैसे उन्होंने ज्यादातर सेकेंडरी सोर्सेस पे भरोसा किया, या धर्म के अंदर जो संघर्ष होते हैं, जो तनाव होते हैं, उस पहलू पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये आलोचनाएं बिल्कुल हैं। और आज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में कई और नजरिए भी हैं, कई और पर्सपेक्टिव्स भी हैं जो धर्म को समझने में मदद करते हैं। लेकिन दुर्खीम का ये जो कोर इंसाइट है कि धर्म मूलतः एक सामाजिक शक्ति है जो समाज को बनाती भी है और समाज से बनती भी है, ये आज भी बेहद रिलेवेंट है। यह हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हम धर्म को सिर्फ एक निजी आस्था या विश्वास की चीज मानकर ना देखें, बल्कि समाज पर उसके असर को, समाज के साथ उसके रिश्ते को समझें। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 2022 के यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछे गए एक पिछले साल के सवाल पर चर्चा करते हैं। ये सवाल दुर्खीम के धर्म और समाज पर विचारों के बारे में था। हाँ, डर्कहाइम पे ये सवाल अक्सर आता है। सवाल था, समकालीन समाज में धर्म पर दुर्खीम के विचारों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंस। हाँ, तो ये क्रिटिकली एग्जामिन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ तारीफ करनी है या? नहीं, सिर्फ तारीफ नहीं। देखो, आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है कि हमें ये देखना है कि दुर्खीम के विचार आज कितने रेलेवेंट हैं, कहाँ तक लागू होते हैं, उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां या सीमाएं क्या है। बेसिकली एक बैलेंस्ड व्यू देना है, पक्ष और विपक्ष दोनों। अच्छा, मतलब पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करना है। तो फिर इस सवाल को टैकल करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कहाँ से शुरू करें? इफ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रो हो गया। फिर बॉडी में पहले उनके मेन कॉन्सेप्ट समझाओ, जैसे सेक्रेड और प्रोफेन का फर्क, उनकी धर्म की डेफिनेशन क्या थी, और सबसे जरूरी धर्म के फंक्शंस क्या हैं समाज के लिए, सोशल इंटीग्रेशन, कलेक्टिव एफर्वेसेंस वगैरह। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स तो की हैं। बिल्कुल। फिर बताओ कि ये आइडियाज आज के समाज में, कंटेम्पररी सोसाइटी में कैसे रेलेवेंट हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे सिविल रिलीजन या कंज्यूमर कल्चर। अच्छा, एग्जाम्पल जरूरी हैं। हाँ, बहुत जरूरी। और फिर आता है क्रिटिक वाला पार्ट,
यहाँ बताना है कि आज का समाज जैसे धार्मिक बहुलवाद यानी रिलीजियस प्लूरलिज्म है, सेक्युलराइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सब दुर्खीम के मॉडल को कैसे चैलेंज करते हैं। उनकी अपनी लिमिटेशंस जैसे फंक्शनलिस्ट बायस वो भी बतानी है। फंक्शनलिस्ट बायस मतलब उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस पे फोकस किया। एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट वाले पहलू को थोड़ा नजरअंदाज किया और आखिर में कंक्लूजन में एक बैलेंस नजरिया देना है कि हाँ विचार इंपॉर्टेंट है पर आज के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें अडेप्ट करने की जरूरत है। समझ गया, स्ट्रक्चर तो क्लियर है। तो चलिए अब मॉडल आंसर के पॉइंट्स पर बात करते हैं। दुर्खिम ने धर्म को देखा कैसे? सेक्रेड और प्रोफेन से शुरू करें। हाँ देखिए, दुर्खिम के लिए धर्म की नींव ही सेक्रेड और प्रोफेन के बीच के सेपरेशन पे टिकी थी। सेक्रेड यानी वो चीजें, प्रतीक, स्थान, विचार जिन्हें समाज खास मानता है, अलग रखता है, पवित्र मानता है, जिनसे डर या श्रद्धा जुड़ी होती है, जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ या राष्ट्रीय ध्वज भी। और प्रोफेन? प्रोफेन यानी लौकिक, रोजमर्रा की साधारण आम चीजें जिनमें कुछ खास या पवित्र नहीं माना जाता। तो धर्म क्या है? धर्म इन्हीं सेक्रेड चीजों से जुड़े बिलीफ्स यानी विश्वासों और प्रैक्टिसेस यानी प्रथाओं या रिवाजों का एक यूनिफाइड सिस्टम है, और ये सिस्टम लोगों को एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी में बांधता है। एक नैतिक समुदाय। इंटरेस्टिंग। और इसके कार्य क्या बताया उन्होंने? मतलब समाज के लिए धर्म करता क्या है? हाँ, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और शायद सबसे मेन फंक्शन है सोशल इंटीग्रेशन। लोगों को कॉमन बिलीफ्स और रिचुअल्स के जरिए एक साथ लाना, उनमें एकता बनाना। सोचिए, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सब क्या करते हैं? लोगों को जोड़ते हैं। सही बात है। और दूसरा, सोशल कंट्रोल। धर्म नैतिक नियम तय करता है, बताता है क्या सही है क्या गलत, इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तीसरा, मीनिंग एंड पर्पस। खासकर मुश्किल समय में, दुख में, मौत के सामने धर्म जीवन को एक अर्थ देता है, एक सहारा देता है। ये भी है। और वो चौथा वाला कलेक्टिव एफर्वेसेंस, वो क्या था? हाँ, कलेक्टिव एफर्वेसेंस ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है वो सामूहिक उत्साह, वो एनर्जी, वो जोश जो लोगों में तब पैदा होता है जब वो किसी धार्मिक या सामूहिक आयोजन में एक साथ आते हैं। सोचिए, किसी बड़े मेले में, जगराते में, या आजकल किसी बड़े कॉन्सर्ट या स्पोर्ट्स इवेंट में भी। हाँ, वो जो भीड़ में करंट सा महसूस होता है। एग्जैक्टली, वो इमोशनल इंटेंसिटी। दुर्खिम मानते थे कि इसी कलेक्टिव एनर्जी से लोगों में भगवान या सेक्रेड का एहसास पैदा होता है। एक तरह से समाज खुद ही अपनी एकता को, अपनी शक्ति को पूज रहा होता है इन रिचुअल्स के जरिए। वाओ, ये तो काफी गहरा थॉट है कि समाज खुद को ही पूज रहा है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब आते हैं रेलेवेंस पर। आज के जमाने में ये सब कहाँ दिखता है? सोर्स में सिविल रिलीजन का जिक्र था। बिल्कुल, ये रॉबर्ट बेला का कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने दुर्खिम के आइडियाज को मॉडर्न सोसाइटीज पर अप्लाई किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म भी एक तरह का धर्म बन जाता है। हर राष्ट्र के अपने सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, जैसे अमेरिका में झंडा, संविधान। और भारत में भी हमारा तिरंगा, राष्ट्रगान, संविधान, शहीद स्मारक जैसे अमर जवान ज्योति, गणतंत्र दिवस की परेड, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव, ये सब क्या हैं? ये सिविल रिलीजन के रिचुअल्स हैं जो राष्ट्रीय एकता, नेशनल सॉलिडारिटी को मजबूत करते हैं, लोगों में देश के प्रति एक सेक्रेड भावना पैदा करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। हम सब महसूस करते हैं ये। अच्छा, और वो कंज्यूमर कल्चर वाला पॉइंट, शॉपिंग करना कैसे धार्मिक हो सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं? सुनने में अजीब लग सकता है पर है बड़ा रेलेवेंट। सोर्स इसे सेक्रेड कंजम्पशन कहता है। सोचिए जरा, ब्रांड्स के लिए दीवानगी। एप्पल का नया फोन आने वाला हो तो रात भर स्टोर के बाहर लाइन लगती है। क्यों? वो प्रोडक्ट सिर्फ एक फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल है, एक पहचान है। हाँ, ये तो है। नाइकी के जूते या कोई खास डिजाइनर कपड़े पहनना, स्पोर्ट्स टीम्स के लिए जो जुनून होता है, अपनी टीम की जर्सी पहनना, मैच देखना एक रिचुअल बन जाता है। स्टेडियम जाना जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। ब्लैक फ्राइडे या अमेज़न की ग्रेट इंडियन सेल पर जो भीड़ टूट पड़ती है, अरे हाँ, वो तो बिल्कुल क्रेज होता है। तो ये दिखाता है कि कंजम्पशन भी क्वाजी रिलीजियस यानी लगभग धार्मिक रूप ले सकता है। यहाँ ब्रांड सेक्रेड हो जाते हैं, खरीदना एक रिचुअल बन जाता है, और ब्रांड लॉयल्टी एक तरह की आस्था। ये भी लोगों को कम्युनिटी और मीनिंग देता है, भले ही वो ट्रेडिशनल रिलीजन न हो। ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है देखने का।
लेकिन एक बात है, दुर्खिम का मॉडल तो ज्यादातर छोटे सिंपल समाजों पर फिट बैठता था ना, जहां सब लोग करीब करीब एक जैसा सोचते थे। आज का समाज, खासकर भारत, यहाँ तो इतनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इतने सारे धर्म, पंथ। बिल्कुल सही। और यही दुर्खिम के सिद्धांत की एक बड़ी सीमा या क्रिटिक है। दुर्खिम ने एक सिंगल कलेक्टिव कॉन्शियस, एक सामूहिक चेतना की बात की थी। लेकिन भारत जैसे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, जहां इतने अलग अलग विश्वास और प्रैक्टिसेस साथ साथ हैं, वहां किसी एक कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करना मुश्किल है। हाँ, यहाँ तो बहुत वेरिएशन है। लोग अब धर्म को चुनते भी हैं, जिसे रिलीजियस शॉपिंग कहते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को मिक्स एंड मैच करते हैं, या फिर कहते हैं आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो धर्म ज्यादा पर्सनल, ज्यादा प्राइवेटाइज्ड हो गया है। एक सिंगल मॉरल कोड शायद अब सबको नहीं बांधता। और सेक्युलराइजेशन का क्या धर्म का असर कम नहीं हो रहा है समाज पर? लोग कम धार्मिक हो रहे हैं? देखिए, ये प्रोसेस सीधी नहीं है। हाँ, ये सच है कि कई समाजों में ट्रेडिशनल धर्म का प्रभाव कम हुआ है। लोग मंदिर मस्जिद कम जा रहे हैं, राज्य और धर्म का सेपरेशन बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म खत्म हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है? धर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नए रूप ले रहा है। कहीं कहीं धार्मिक कट्टरता, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। नए धार्मिक आंदोलन, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, NRMs सामने आ रहे हैं। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, सिविल रिलीजन या कंज्यूमरिज्म जैसे सेक्युलर चीजें भी रिलीजियस फंक्शंस निभाने लगी हैं। तो सेक्युलराइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल डिक्लाइन नहीं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सोर्स में कुछ और लिमिटेशंस भी बताई गई थी दुर्खिम की थियरी की। हाँ, कई हैं। एक तो वही फंक्शनलिस्ट बायस वाली बात। उन्होंने धर्म के सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस, इंटीग्रेशन पर फोकस किया। लेकिन धर्म तो समाज को बांटता भी है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, दंगे होते हैं धर्म के नाम पर। इस पहलू को उन्होंने नजरअंदाज किया। ये तो है, धर्म के कारण झगड़े भी बहुत होते हैं। दूसरी आलोचना है रिडक्शनिज्म की, कि उन्होंने धर्म को सिर्फ सामाजिक जरूरत तक रिड्यूस कर दिया। व्यक्ति की अपनी आस्था, उसका पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसको कम इंपॉर्टेंस दी। सब कुछ समाज के फंक्शन के लिए बस। और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स? हाँ, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि दुर्खिम ने जेंडर और पावर रिलेशंस को पूरी तरह अनदेखा किया। धर्म के अंदर महिलाओं की स्थिति, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, इन सब पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफी सारी क्रिटिक्स हैं। तो फिर आखिर में क्या कहें, कंक्लूजन क्या हो? क्या दुर्खिम आज भी रेलेवेंट है या उनकी थ्योरी आउटडेटेड हो गई है? नहीं, आउटडेटेड बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, इन सब क्रिटिक्स के बावजूद दुर्खिम का जो कोर इंसाइट है कि समाज को एकता और अर्थ के लिए सिंबल्स, रिचुअल्स और सेक्रेट चीजों की जरूरत होती है, वो आज भी बहुत पावरफुल और रेलेवेंट है। अच्छा, कैसे? उनका फ्रेमवर्क हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज में कोहिजन कैसे बनता है, चाहे वो राष्ट्रवाद के जरिए हो या कंज्यूमर कल्चर के जरिए या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज में जो बॉन्डिंग होती है। इन सब में कहीं न कहीं दुर्खिमियन प्रोसेस काम कर रहा होता है। सिंबल्स, रिचुअल्स, शेयर्ड इमोशंस। तो मतलब उनका बेसिक फ्रेमवर्क यूजफुल है? हाँ, बिल्कुल यूजफुल है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उनके विचारों को आज के कॉम्प्लेक्स, प्लूरलिस्टिक, ग्लोबलाइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट रिडन कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। हमें इंडिविजुअल चॉइस, पावर डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट जैसे फैक्टर्स को भी इंटीग्रेट करना होगा। उनका ढांचा एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे आज की रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट और एक्सपैंड करना होगा। समझ गया। तो रेलेवेंस है, पर विद कैविएट्स। ठीक है, ये तो हुई दुर्खिम के धर्म पर विचारों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एमील डर्कहाइम के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं, उन पर अपनी चर्चा को एक तरह से रिकैप और कंक्लूड करते हैं। हाँ, मतलब देखते हैं कि ये सारे आइडियाज मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं और आज भी कितने रेलेवेंट है। शुरुआत करते हैं सोशल फैक्ट से। ये सुनने में शायद थोड़ा सिंपल लगे, पर ये आइडिया बड़ा गहरा है ना? बिल्कुल। ये वो बाहरी ताकतें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स, जो हम पर मतलब इंडिविजुअल्स पर असर डालती है। हाँ, और कई बार तो हम पता भी नहीं चलता, जैसे इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज। सही कहा, ये सब सोशल फैक्ट्स ही तो हैं। जैसे समाज तय करता है कि शादी कैसे होगी या कौन सा त्योहार कैसे मनाया जाएगा। ये हमारे पर्सनल चॉइसेस नहीं लगते, पर होते सोशल प्रेशर्स हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका वो डिवीजन ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है
कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज जहां ज्यादातर लोग अब कह सकते एक जैसा काम करते थे, एक जैसी सोच रखते थे, जिसे उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहा। हाँ, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, वहां से हम मॉडर्न सोसाइटीज की तरफ आए जहां ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। मतलब स्पेशलाइजेशन बढ़ गया है। एग्जैक्टली अब स्पेशलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंस है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक चेंज नहीं था। नहीं, ये तो सोशल इंटीग्रेशन का फंडामेंटल शिफ्ट है। सोचिए, पहले गांव में लगभग सब किसान थे, मे भी कुछ और छोटे मोटे काम करने वाले। हाँ, और सोच भी काफी मिलती जुलती थी। और अब शहर में देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, डिलीवरी पर्सन, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। और सब एक दूसरे पर कितने निर्भर है, हम सोच भी नहीं सकते इसके बिना। हाँ, और सुसाइड पर उनकी स्टडी तो मतलब वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग थी। ये सोचना कि सुसाइड जैसा इतना पर्सनल एक्ट भी एक सोशल फिनोमेनन हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने जो टाइप्स बताए, इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फेटलिस्टिक। हाँ, इगोइस्टिक मतलब जब इंसान समाज से एकदम कट जाए, अकेला महसूस करे। और एल्ट्रुइस्टिक उसका उल्टा, जब समाज के लिए, ग्रुप के लिए जान दे दे, जैसे पुराने जमाने में जौहर या सती प्रथा, या कभी कभी सेना में एक्सट्रीम ब्रेवरी के एक्ट्स। हाँ, और अनोमिक, वो शायद आज के जमाने में ज्यादा रिलेवेंट है। हो सकता है। अनोमिक सुसाइड तब होता है जब लाइफ के नियम अचानक बदल जाएं, कंफ्यूजन हो, नॉर्मलेसनेस की स्टेट आ जाए, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में नौकरी चले जाना या कोई बड़ा सोशल अपहीवल होना। या जैसे स्टूडेंट्स में एग्जाम प्रेशर या रिजल्ट्स के बाद जो दुखद इंसिडेंट्स होते हैं, वो भी शायद इसी कैटेगरी में। हाँ, वो अनोमी या फेटलिस्टिक के एलिमेंट्स दिखा सकते हैं। फेटलिस्टिक मतलब जब नियम इतने ज्यादा सख्त हो कि इंसान का दम घुटने लगे, कोई उम्मीद न दिखे। तो ये सब दिखाता है कि सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन का लेवल, उसका बैलेंस कितना क्रिटिकल है। सुसाइड रेट्स सिर्फ पर्सनल दुख का मामला नहीं है। नहीं, वो सोसाइटल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिलीजन को लेकर उनका नजरिया वो भी काफी अलग था। हाँ, उन्होंने रिलीजन को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक एक्सप्रेशन माना। एक तरह से समाज खुद को ही पूज रहा होता है, अपने वैल्यूज को। अच्छा, ये कैसे? देखिए, रिलीजियस बिलीव्स, रिचुअल्स, ये सब सोशल फंक्शंस निभाते हैं, ग्रुप आइडेंटिटी बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। वो कलेक्टिव एफर्वेसेंस वाली बात। हाँ, कलेक्टिव एफर्वेसेंस, वो जो एक खास तरह की एनर्जी, एक उत्साह महसूस होता है ना, जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी रिचुअल में शामिल होते हैं। जैसे कुंभ मेला सोचिए, या दुर्गा पूजा का पंडाल, या कोई बड़ा जुलूस। हाँ, एक अलग ही माहौल होता है। वो फीलिंग लोगों को जोड़ती है, सॉलिडारिटी बनाती है। और वो सेक्रेड प्रोफेन का डिस्टिंक्शन, यानी क्या पवित्र है और क्या आम, साधारण। हाँ, ये भी समाज को ऑर्गेनाइज करने का, वैल्यूज इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है। जैसे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी आम कपड़े की तरह नहीं देखते ना, वो सेक्रेड है। इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ रहा है, पर सॉलिडारिटी भी चाहिए। हाँ, और इसका जवाब वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस पर आधारित सॉलिडारिटी। लेकिन ये ट्रांजिशन मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला, ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर एनोमी का खतरा आता है, जब ट्रेडिशनल बॉन्ड्स कमजोर होते हैं, पुराने नियम टूटते हैं और नए पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाते। एक किस्म की गड़बड़, कंफ्यूजन की स्टेट। हाँ, नॉर्मलेसनेस, जब पता ना हो कि क्या सही है, क्या गलत, कैसे बिहेव करना है। आज के दौर में जो हम एलियनेशन की बात करते हैं, सोशल फ्रैगमेंटेशन, अकेलापन, या फिर जैसे ग्लोबलाइजेशन या रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज से जो उलझने पैदा होती हैं, जॉब इनसिक्योरिटी। हाँ, ये सब एनोमी के ही अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक दिशाहीनता सी महसूस होती है कई बार। उनकी मेथोडोलॉजी भी तो काफी रेवोल्यूशनरी थी उस समय के हिसाब से। ओ हाँ, सोशल फैक्ट्स को थिंग्स की तरह ट्रीट करना, मतलब ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना, जैसे नेचुरल साइंसेज में होता है। स्टैटिस्टिक्स का यूज करना, कंपैरेटिव मेथड्स अपनाना। बिल्कुल, इसी से उन्होंने सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह एस्टैब्लिश किया। और शायद इसी वजह से उनकी आइडियाज आज भी इतने रेलेवेंट लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम, ये सब कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं दखीमियन सोच पर ही आधारित है। कि कैसे हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारी लाइफ चॉइसेस, हमारे आउटकम्स को शेप करता है। सही। जैसे मिडिल क्लास परिवारों में बच्चों की पढ़ाई का दबाव या नौकरी जाने की चिंता, ये पर्सनल लगते हैं, पर ये बृहद सामाजिक संरचनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। रिलीजन वाली बात भी, भले ही समाज ज्यादा सेक्युलर हो रहा हो जैसा कहा जाता है, हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन शायद कमजोर हुआ हो, पर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की जरूरत, शेयर्ड सिंबल्स की जरूरत, वो तो खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। नेशनलिज्म देख लीजिए, या किसी स्पोर्ट्स टीम के फैंस की सॉलिडेरिटी,
या कोई सोशल मूवमेंट, ये सब भी तो कलेक्टिव एफोवेसेंस और शेयर्ड सिंबल्स पर ही चलते हैं। एक तरह से ये नए किस्म के रिलीजन जैसे काम करते हैं। हाँ, ये बात तो है, पर उनकी लिमिटेशंस भी होंगी, मतलब क्रिटिसिज्म तो हुआ होगा उनके काम का। हाँ बिल्कुल, क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने कंसेंसस और सोशल ऑर्डर पर जरूरत से ज्यादा फोकस किया और कॉन्फ्लिक्ट और पावर रिलेशंस को शायद उतना महत्व नहीं दिया, इनइक्वालिटी की बात कम की। हाँ, ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। मार्क्स या वेबर की तरह उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सोसाइटी का सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स नहीं माना। सोशल चेंज को भी शायद थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई किया उन्होंने, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इंडिविजुअल एजेंसी, मतलब व्यक्ति की अपनी भूमिका, अपनी मर्जी, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उन्होंने सोशल कंस्ट्रेंट यानी सामाजिक दबाव को इंडिविजुअल एजेंसी पर ज्यादा हावी दिखाया, जैसे कि हम समाज की कठपुतलियां हों। अच्छा, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ है, कोई भी थियोरी परफेक्ट नहीं होती। फिर भी उनका जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो सोशियोलॉजी के लिए फाउंडेशनल तो है ही। बिना शक, मैक्रो स्ट्रक्चर्स और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को जोड़ने की कोशिश करना और सबसे जरूरी एम्पिरिकल रिसर्च पर जोर देना, ये सब उनकी बहुत बड़ी देन है। अल्टीमेटली दुर्खाइम हमें क्या दिखाते हैं? शायद यही कि इंडिविजुअल वेलबींग और सोशल कंडीशंस आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये कि ह्यूमन फ्रीडम और सोशल सॉलिडेरिटी ये कोई विरोधी चीजें नहीं है, बल्कि एक वेल फंक्शनिंग हेल्दी सोसाइटी के लिए ये दोनों ही पहलू जरूरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ये इंसाइट आज की हमारी फ्रैगमेंटेड, तेजी से बदलती दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि एमील दुर्खाइम के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स और थियरीज पर हमारी आज की ये जो गहन चर्चा थी वो सुनने वालों को पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।